अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हर आउटकम को इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है और हर आउटकम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ रैंडम वेरिएबल। सो दैट वाज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद फिर ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्लाइड्स हैं, इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बर्नौली प्रोसेस क्या है। और बर्नौली प्रोसेस से ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं की हेल्प से। सो बर्नौली प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ हमें समझ में आ जाती हैं और हम उनको याद रखते हैं तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ सकते हैं। और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप को अगर ये प्रॉपर्टीज़ पता हैं तो आप सवाल देख के क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सवाल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्कस की थी ये बात, कि हम प्रैक्टिकली जो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनको उनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। यानी हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं स्टैटिस्टिकल उनको 5 या 6 ग्रुप्स में या 7-8 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और क्योंकि उनमें सिमिलैरिटी है तो हम उनको किसी उनकी जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, या अगर हमें चांसेस मालूम करें किसी पर्टिकुलर इवेंट के, तो हमें अगर उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम उस पे एक कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी का मॉडल लगा देंगे और प्रोबेबिलिटी का मॉडल या डिस्ट्रीब्यूशन लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट जिसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मुलेट की जा चुकी है जो कि हमें अप्लाई करनी है। बेसिकली ये एक कन्वीनियंस है हमारे लिए, लेकिन उस कन्वीनियंस के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पहले हर डिस्ट्रीब्यूशन की पता होनी चाहिए कि कौन सी एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर हम कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। तो बर्नौली प्रोसेस सबसे पहले है उसमें, और इसकी भी डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अगर हमें पता होंगी तो हम उसके हिसाब से फिर सवाल देख लेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं सवाल पे, प्रॉपर्टी सवाल की डेटा में ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं है, और फिर हम उस पर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वही होती है कि कोई एक्सपेरिमेंट जिसके रिपीटेड ट्रायल्स हो रहे हैं, एक ही चीज़ को आप बार बार टेस्ट करके देख रहे हो, या आपका जो पर्पस है, कॉज है, फॉर एग्जांपल कॉइन टॉसिंग है तो आप बार बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, रिपीटेड ट्रायल्स है। अगर आप कोई मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं या कोई वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं, या कोई डिजीज़ टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट्स में, तो वो भी रिपीटेड ट्रायल्स हैं, क्योंकि एक ही आपका जो पर्पस है, ये जो कॉज है टेस्टिंग का, वो एक है, सिमिलर है, तो इसलिए ट्रायल हम कहेंगे कि एक ही ट्रायल बार बार रिपीट हुआ है। अच्छा, अब अगर हर ट्रायल के रिजल्ट में जो आउटकम्स मिलेंगे, यानी जब आपने ट्रायल कर लिया तो जो आपको आउटकम मिला, अगर हम उसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आउटकम हमेशा दो में से कोई एक आ जाएगा, तो ऐसा प्रोसेस बर्नौली प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, जब भी दो आउटकम्स आएंगे, ऑब्वियसली उनमें से किसी एक में हम इंटरेस्टेड होंगे, वो सक्सेस होगा, और जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है वो फेलियर होगा। जैसे कॉइन टॉसिंग है, और 15 दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं तो 15 ट्रायल्स करते हैं। अब अगर आप उन 15 ट्रायल्स में या 15 टॉसेस में आप हेड में इंटरेस्टेड हैं कि हेड कितनी दफ़ा आया है, तो दैट मीन्स हेड इज सक्सेस फॉर यू, और टेल ऑब्वियसली विल बिकम फेलियर फॉर यू। अगर हम टेल में इंटरेस्टेड होते तो टेल फिर हमारे लिए सक्सेस होता, और हेड को हम फेलियर कहते हैं। तो बर्नौली प्रोसेस में रिपीटेड ट्रायल्स हैं, और हर ट्रायल के दो आउटकम हो सकते हैं, एक को हम सक्सेस कहेंगे और एक को हम फेलियर कहेंगे। हर ट्रायल बर्नौली ट्रायल कहलाएगा। अब बर्नौली प्रोसेस को जो हमने अभी डिस्कस किया उसको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, और अब देखते हैं कि भाई 3 या 4 उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहली बात तो कि जैसे हमने भी पहले बोला,
अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर रिपीटेड ट्रायल्स हो सकते हैं, हमेशा होंगे, 2 हो 3 हो, एक से ज़्यादा ट्रायल्स है, रिपीटेशन है, तो फिर बर्नौली की पहली प्रॉपर्टी तो ये कि रिपीटेड ट्रायल्स। दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर लिया अभी कि उसके हर ट्रायल के रिजल्ट में जो आउटकम आएगा उसको या तुम सक्सेस कह सकते हैं, फेलियर कह सकते हैं। तीसरा कोई आउटकम नहीं हो सकता, 2 ही आउटकम हो सकते हैं, उनमें से एक सक्सेस है हमारे लिए, एक फेलियर है। थर्ड प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसकी, जिस आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको हम पी कहेंगे, वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, वो चेंज नहीं होती। और रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। या आप जितनी दफ़ा भी कॉइन टॉसिंग करते हैं या वैक्सीन टेस्ट करते हैं या कोई डिजीज़ आप डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, हर पेशेंट में टेस्ट कर रहे होते हैं उसके लिए, तो हर ट्रायल एक दूसरे से डिपेंड होता है, किसी एक का रिजल्ट दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी सी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी क्योंकि उसमें लोगों को, स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है। इससे क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अभी हम जब हेड और टेल की बात करें कॉइन टॉसिंग की, तो जब 15 दफ़ा ट्रायल करें, आप 15 दफ़ा टॉस करें, 1000 दफ़ा टॉस करें, हर ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, 0.5 ही। तो बर्नौली प्रोसेसेस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो कांस्टेंट रहती है, हर ट्रायल में वो सेम रहती है। फिर क्वेश्चन ये है कि हमें क्या मालूम करना है? जब प्रोबेबिलिटी भी पता है, कांस्टेंट है, तो मालूम क्या करना है? ऑब्वियसली हेड और टेल के जो इवेंट्स हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कॉइन टॉसिंग के, दे आर वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी कि कॉन्सेप्ट्स हमें कुछ वैलिड, कुछ जेन्युइन रिजल्ट्स देते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं किसी स्टडी में, तो वहाँ पर पी को मालूम, पी 0.2 0.3 नहीं होती, क्योंकि हमें तो सिर्फ डाई रोल करने का प्रोबेबिलिटी 1/6 पता है हर आउटकम की, और कॉइन टॉसिंग की पता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होते हैं तो उनकी ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट होती है, जो कि आपको गिवन होगी हर सवाल में। ये भी एक तरीका है सवाल को चेक करने का कि बायनोमियल का क्वेश्चन है, 4 प्रॉपर्टीज जब आप चेक करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और जो आपसे पूछा जा रहा होगा वो वो प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट होगी। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे पूछ रहे होंगे प्रोबेबिलिटी बता दें, तो हम ये कह रहे होंगे कि भाई 4 से ज़्यादा दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तीन से लेके 6 के दरमियान में ट्रायल्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो भी, जिस भी इवेंट या आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे लिए सक्सेस है, उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमें पता होगी कि हर ट्रायल में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सही है? तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमें हर क्वेश्चन में देखनी होंगी, और हमें जब भी क्वेश्चन मिलेंगी तो हम उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि सवाल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, हमने सिर्फ बर्नौली प्रोसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। Now, because we want to keep it familiar, we want to keep the topics familiar until unless we start digging into the hardcore topics जहाँ पे binomial distributions अप्लाई होती हैं। हम अभी जो लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल्स वगैरह वही हैं जो कि आप इससे पहले कर चुके हैं, ताकि आपको टॉपिक ग्रेस्प करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि बर्नौली ट्रायल्स हुए। कंसिडर द सेट ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। हमने बर्नौली ट्रायल्स किए हैं। Why we are calling the Bernoulli trials? Because there are 3 items selected at random from a manufacturing process. 3 items हमने select किए हैं। तो selection क्या है? Trial है। 3 items select हुए, it means 3 trials हुए। Inspected and classified, effective और non effective। हर item को हमने इंस्पेक्ट और क्लासीफाई करने के बाद हमने क्लासीफाई किया डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ये 2 ही आउटकम आए हर ट्रायल के। डिफेक्टिव आइटम इज डेजिग्नेटेड एज अ सक्सेस। डिफेक्टिव आइटम इस सवाल में सक्सेस कंसिडर किया जाएगा। हम डिफेक्टिव को चेक करना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव इज अ रैंडम वेरिएबल एक्स। हमें पता है, हम इससे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कर चुके हैं कि जिसमें सक्सेस में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम रैंडम वेरिएबल के जरिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं।
और ये हम आउटकम्स बता सकते हैं कि ये जो अगर आउटकम आ गया तो उसको क्या रैंडम वेरिएबल असाइन करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर तीन आइटम हैं तो ऑब्वियसली, और तो तीनों आइटम में हो सकता है कोई भी डिफेक्टिव ना हो तो रैंडम वेरिएबल 0 हो जाएगा, और तीनों आइटम में तीनों डिफेक्टिव हो गए तो रैंडम वेरिएबल 3 हो जाएगा। और बाकी जो भी सिलेक्शन जिस तरह से भी हुई है, एन डी एन, एन एन डी, डी एन एन, इसमें एक एक डिफेक्टिव आया है तो रैंडम वेरिएबल 1 1 1 हो जाएगा, और एन डी डी, डी एन डी और डी डी एन में रैंडम वेरिएबल 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया है बर्नौली ट्रायल्स हैं, आपको ये पता चल गया कि हर ट्रायल के दो आउटकम्स हैं, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। इसके बाद लेट्स सी दिस सेंटेंस, द आइटम्स आर सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ प्रोसेस। आइटम्स को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस किया गया है, ये भी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अगर आपको याद है तो ये 4 प्रॉपर्टी है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो गई है। एंड वी शैल अज्यूम दैट इट प्रोड्यूसेस 25% डिफेक्टिव। जो हमारे लिए सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है कि 25% इस लॉट में जो है, इस प्रोसेस में 25% डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25 पी हमें दिया है। अब एक अगर मैं आपसे कहूँ कि क्योंकि इंडिपेंडेंट वो हैं आइटम्स हैं, मैं आपसे बोलूँ कि भाई एन डी एन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट जब भी आइटम्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। तो एन डी एन की प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन को मल्टीप्लाई करना होगा। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपको 0.25 दी हुई है, 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं। तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4, 3/4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9/64। इट मीन्स कि सिर्फ एन डी एन की प्रोबेबिलिटी इतनी आई है। अब आप इसी तरह एन एन डी की भी निकाल सकते हैं, डी एन एन की भी निकाल सकते हैं। तीनों रैंडम वेरिएबल 1 है, और जब हम टेबल बनाएंगे तो हम रैंडम वेरिएबल 1 के आगे इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम लिख देंगे। वही कि रैंडम वेरिएबल जब 1 होता है ना तो प्रोबेबिलिटी इन तीनों का सम होती है। 9 + 64, 9/64 प्लस 9/64 प्लस 9/64, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके जवाब 9/64 ही आना है। एन 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 में क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 9/64 जवाब, नहीं सॉरी 27/64 जवाब आएगा। तो लेट्स सी द टेबल के रैंडम वेरिएबल्स को हमने एक दफ़ा सही करके लिख लिया 0 1 2 3, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज जो हमने निकाली इंडिपेंडेंट इवेंट से वो हमने लिख ली। ठीक है, ये सारा काम हमने खुद मैन्युअली किया। प्रॉपर्टीज बर्नौली की थी, बर्नौली प्रोसेस था, ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स थे, लेकिन वी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें जब ये प्रॉपर्टीज किसी क्वेश्चन का में मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी का सवाल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करें, विच यू रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हम देखना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता थी तो प्रोबेबिलिटी फिर हमें खुद निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल्स में जो भी रैंडम वेरिएबल आता है, डिफेक्टिव जो सक्सेस का रैंडम वेरिएबल होता है उसे बायनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अभी तक हमने नाम नहीं रखा था, हमने सिर्फ रैंडम वेरिएबल कहा था 0 1 2 3, लेकिन ये बर्नौली प्रोसेस है, बर्नौली ट्रायल्स हो रहे हैं साथ में। बर्नौली प्रोसेस में बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, तो बर्नौली ट्रायल्स के लिए जो हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं वो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल कहलाता है, बाय मींस 2। और उसकी जब भी आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होगी तो उसको लिखने का तरीका होगा x सेमीकोलन एन पी। एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं। नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, एक्स की वैल्यू यहाँ जाएगी। एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन आपने ट्रायल्स किए होंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3 ट्रायल्स किए थे तो एन की वैल्यू 3। और पी क्या है? पी इज द प्रोबेबिलिटी जो कि 0.25 है, जो कि हमने अभी डिफेक्टिव की हमने पीछे ही हमें सवाल में दी गई थी। तो अगर आपको ये वाला मुझे आपसे आप बायनोमियल के हिसाब से आपसे कहा जाए कि भाई रैंडम वेरिएबल टू बायनोमियल को के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो आप कैसे लिखोगे उसको? बी पेरेंथेसिस ओपन 2 रैंडम वेरिएबल 2 सेमीकोलन, यहाँ पे कॉलन सॉरी गलती से आ गया, सेमीकोलन। ट्रायल्स कितने हुए? 3। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, क्योंकि सक्सेस हमारे लिए डिफेक्टिव होना है। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई फ्रॉम द टेबल? 9/64। ये हमने नोटेशन देख ली है कि भाई नोटेशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे होती है।
नाउ लेट्स लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है जिससे ये टेबल जो हमने मैनुअली सॉल्व किया है उस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is basically a distribution of random variable x, जो कि random variable binomial random variable है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है क्या, इसमें बर्नौली ट्रायल होता है। बर्नौली ट्रायल कैन रिजल्ट इन अ सक्सेस। बर्नौली ट्रायल में सक्सेस मिलेगा विद प्रोबेबिलिटी p, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी p होगी सक्सेस की। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1 में से p माइनस कर देंगे तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इट मीन्स कि आपको एक प्रोबेबिलिटी गिवन होगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको दूसरी प्रोबेबिलिटी खुद निकालनी होगी 1 माइनस p करके या 1 माइनस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी करके आप फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालें, ये नोटेशन तो हमने सीख ली है। किसी भी नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए एन एक्स की वैल्यू 2 3 4 के लिए अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स पता है, एन पता है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, ये है फॉर्मूला एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल्स या नंबर ऑफ सक्सेसेस जिसमें हम इंटरेस्टेड है। 2 डिफेक्टिव निकालने हैं, 3 डिफेक्टिव निकालने हैं, 0 डिफेक्टिव निकालने हैं। पिछले सवाल को अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 बनेंगे, एन की वैल्यू 3 होगी हमें पता है। p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है जो कि पिछले सवाल में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.25 थी। टू द पावर x, x में हम क्या डालेंगे, अगर आप रैंडम वेरिएबल 2 के लिए निकाल रहे थे या 2 डिफेक्टिव के लिए निकाल रहे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 डिफेक्टिव के लिए निकाल रहे तो x की वैल्यू 3, q क्या हो जाएगा 1 माइनस p, फेलियर हो जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा n माइनस एक्स, जो भी टोटल ट्रायल्स हैं और जिस रैंडम वेरिएबल में आप इंटरेस्टेड। सही है। अब यही सवाल मैं आप आई आस्क यू दैट, यही सवाल जो आपने खुद सॉल्व किया है यहाँ पे 9/64 मैन्युअली, यू कैन सॉल्व इट जिसमें रैंडम वेरिएबल 2 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 है, p की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। प्लीज अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड ट्राई टू फाइंड आउट, यू विल गेट द सेम आंसर 9/64। सही है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन ऑफ वेरिएंस हम अभी नहीं कर रहे, मीन ऑफ वेरिएंस हम देख लेंगे, लेकिन मैंने क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड किया है तो मैं बता दूं कि आप हर डिस्ट्रीब्यूशन का, हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल सकते हैं और उसका वेरिएंस निकाल सकते हैं कि एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या है। The average probability mean is actually represented by mu. N is the total number of trials and P is the probability of success. इससे average या mean of distribution निकल आता है। तो overall इतने trials के लिए जो on average distribution का mean होगा वो क्या हो, variance is the basically how your probability is डेविएट डिस्टेंट, कितना दूर है आपकी प्रोबेबिलिटी मीन से, वो वेरियंस कहलाता है। उसको हम रो स्क्वायर कहते हैं और वो होता है एन पी क्यू। एन भी पता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज बेसिकली सक्सेस एंड क्यू इज द फेलियर प्रोबेबिलिटी। पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम, अच्छा सॉरी, एक चीज़ जो मैं क्लैरिफाई कर लूँ, शायद मैंने अभी टंग स्लिप हुआ और मैंने इसको रो स्क्वायर बोल दिया। दिस इज सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर इज एन पी क्यू। ये मीन और वेरिएंस निकलता है। डेविएशन फ्रॉम द मीन, कितना डेटा दूर है मीन से, एवरेज से डेटा करीब है दूर है, एन पी क्यू। और मीन होता है ऑन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है। अब इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो हमने किया है इसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट है इसके सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी, शॉक टेस्ट से सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। आपको मालूम ये करना है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स टेस्टेड विल सर्वाइव, कि भाई 4 हम कंपोनेंट्स टेस्ट करेंगे उनमें से 2 सर्वाइव करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा ये सवाल बाइनोमियल का है, सबसे पहले आपको एक आउटकम सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी दी है, सवाल भी आपसे सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी का ही पूछा है, इट मींस यही सक्सेस है और पी मेंशन भी है।
उसके बाद टेस्टिंग हुई है, 4 टेस्ट हुए, मीन्स 4 ट्रायल हुए, आपको एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये डेटा देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि बाइनोमियल का क्वेश्चन बनता है। P 3/4 हो गया, आपको निकालना है 2 रैंडम वेरिएबल 2 की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो NCX में 4 से 2 लग जाएगा, P की जगह 3/4 आ जाएगा 2 दी पावर 2, और अगर ये 3/4 है तो Q कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और n माइनस एक्स इट मीन्स 4 माइनस 2, अगेन 2 पावर स्क्वायर में आ जाएगी, इसका आंसर है 54/256। ठीक है, तो ये एक हमने क्वेश्चन करके देख लिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और सवाल देख के आपको अंदाजा होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ये बाइनोमियल लगेगी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम देखते हैं। अगर तो क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें डेटा ज़्यादा होता है, जब डेटा ज़्यादा होता है तो उसको सॉल्व करना समटाइम्स फॉर अ स्टूडेंट मुश्किल हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और टेबल्स भी गिवन होते हैं। अगर आपको टेबल्स देखने आते हैं तो आप उससे भी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द बुक is after the chapters, all the chapters end, बिल्कुल एंड ऑफ द बुक है, वहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं, और जब हम करेंगे क्लास में तो हम देखेंगे भी, बुक से भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। तो एक प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीज इज 0.4। रेयर ब्लड डिजीज से रिकवर करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। 15 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए डिजीज, इफ 15 पीपल आर नोन टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 10 विल सर्वाइव। 10 एटलीस्ट कम से कम 10 सर्वाइव करेंगे। 15 ने कॉन्ट्रैक्ट किए या 15 को हो गई है तो कम से कम 10 सर्वाइव करेंगे, यानी कम से कम का मतलब ये होता है 10 सर्वाइव करेंगे कि भाई 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 13 भी, 14 भी, 15 भी। बी पार्ट में क्या, 3 to 8 सर्वाइव, ये तो 3 से लेके 8 तक के लोग सर्वाइव करेंगे। 3 करेंगे या 4 करेंगे या 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 एंड एग्जैक्टली 5 विल। आखिरी सवाल में उन्होंने पूछा पार्ट में कि 5 सर्वाइव, तो हमसे पहले पार्ट में पूछा गया एटलीस्ट 10 विल सर्वाइव। अच्छा, व्हाई दिस इज अ बाइनोमियल क्वेश्चन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सर्वाइव करने का प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, और आपको सर्वाइव करने की ही जनरल प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है 0.4 रिकवर करने की। 15 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी 15 लोग, हमको ट्रायल, हम हर जो कॉन्ट्रैक्शन को जिसने कॉन्ट्रैक्ट किए डिजीज उसको हम एज ए ट्रायल डिस्कस, एज ए ट्रायल कंसिडर करेंगे। तो 15 n की वैल्यू 15 है, और प्रोबेबिलिटी सक्सेस की जिसमें, क्योंकि हम सर्वाइवल में इंटरेस्टेड 0.4 है, अब हमें मालूम करना है पहले पार्ट में एटलीस्ट 10, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो या तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा सवाल कर लें, इसको आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें 10 की, प्रोबेबिलिटी निकाल लें 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, और इन 16 सॉरी इन 6 प्रॉपर्टीज को 16 करें, 6 प्रॉपर्टीज को 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सबको ऐड कर दें, और सब निकलेंगी बाइनोमियल से। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10 निकाल लें, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 11 निकाल लें, 12 निकाल लें, 13 निकाल लें, 14 निकाल लें, 15 निकाल लें, इनको प्लस कर लें। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा लंबा प्रोसेस, और हर प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल से फॉर्मूले से निकालें आप। या आप कहें कि आप 1 में से x लेस देन 10 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। 10 से जो छोटी सारी प्रोबेबिलिटीज माइनस कर दें, अगर आप इन्हीं 0 से लेके 9 तक की प्रोबेबिलिटीज माइनस कर दें, 9 का मतलब ये है कि 9 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 8 का मतलब ये है 8 ने कॉन्ट्रैक्ट किया डिजीज, तो 0 का मतलब है किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, किसी को भी डिजीज नहीं। तो 0 से लेके 9 तक की अगर हम प्रोबेबिलिटीज माइनस कर दें 1 में से, तो जब भी हमें 10 और 10 से आगे की सारे लोगों की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं तो जो मैंने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 प्लस 12 एंड सो ऑन, आप उससे निकाल लें। अगर आप टेबल से करेंगे तो वैसे तो ये सवाल लंबा हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक की प्रोबेबिलिटीज आपको माइनस करनी है 1 में से, लेकिन टेबल से करेंगे तो आगे सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि टेबल जो दिया हुआ है बुक के एंड में, या जो आपको पेपर में भी प्रोवाइड किया जाएगा, हम देखेंगे कि सवाल अगर मुश्किल है तो हम आपको टेबल दे देंगे, नहीं तो आपको खुद करना होगा। जैसे इसमें अगर आप टेबल से सॉल्व करेंगे तो 0 से लेके 9 तक की प्रोबेबिलिटीज बहुत देर लगेगी, 10 प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी और फिर माइनस करनी पड़ेंगी उनसे। तो ये टेबल से हो सकता है, क्योंकि टेबल इज अबाउट सम्स। अगर समेशन हुई हुई है ना किसी की 0 से लेके सम वैल्यू तक,
तो उसका सम आपको टेबल से मिल जाता है, और वो आप सम देख के टेबल से डायरेक्टली और 1 में से माइनस कर दें, जवाब आ जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल। टेबल कैसे देखना होता है? तो ये एक टेबल है सम का। सबसे पहले आपको देखना होगा ट्रायल्स, 15 ट्रायल्स का हमें, इसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, ये बहुत एक लंबा टेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। हमने 15 के लिए पेज जो दिया हुआ है, 15 के लिए दिया हुआ है, n की वैल्यू 15 है, 15 है ट्रायल्स, और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.4। इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, आपको इस कॉलम में आना पड़ेगा जिसका आपको डेटा गिवन है 0.4। वो अगर आप जीरो वैल्यू पे देखते हैं, समीशन यहाँ पे r की वैल्यू 0 एट मीन, तो 0 की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ये 1 पे आके देखते हैं तो इट मीन्स 0 से लेके 1 तक का सम आपको मिल जाएगा, सम मिलेगा 0 और 1 का सम। 0 से लेकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो इट मीन 0 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी सम होकर आपको यहाँ पे मिल रही होगी, 2 तक की सारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, 3 4 5 6 7, तो इस तरह से आपको सारी प्रोबेबिलिटी मिलती जाएगी। हमें चाहिए 0 से लेकर 9, तो जब हम यहाँ पर आ जाएंगे 9 में पहुंचेंगे तो इट मीन्स पीछे की सारी प्रोबेबिलिटीज 9 में ऐड होकर हमें यहाँ मिल जाएंगी 0.9662। लेकिन पहले क्या चेक करना है, वो उस पेज से हमें सारा डेटा हमें उस टेबल से लेना है जहाँ पे n की वैल्यू हमें, जो हमारी वैल्यू है उससे वो वही हो। हमारे लिए 15 है तो 15 का, हमारे सवाल में 10 होती तो हमें 10 n इज इक्वल टू 10 वाला पेज चाहिए होता, पेज या टेबल चाहिए होता, n इज इक्वल टू 15 वाला है, तो इसमें 0.4 देखेंगे और आखिर में जितना, तो ये जवाब आ रहा है 0.9662। तो हम 0.99662 माइनस कर देंगे, 0.9662 माइनस कर देंगे तो 0.0338 आ जाएगा। सही है। सो ये इससे जब जवाब आ गया और आप खुद भी मैन्युअली कर सकते हैं। इसी तरह से 3 से लेके 8, 3 से लेके 8 तक का मतलब ये है सर्वाइव करेंगे लोग। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालें, 4 निकालें, 5 निकालें, 6 निकालें, 7 निकालें, 8 निकालें, 6 प्रोबेबिलिटीज निकालें अगेन, और उन सबको सम कर दें, बाइनोमियल से निकालें सब अलग अलग और सम कर दें, तो उससे भी जवाब सेम आ जाएगा। या 3 से लेके 8 तक की निकालने का मतलब ये है कि आप 0 से लेके 8 तक की प्रोबेबिलिटी टेबल से देख लें और माइनस कर लें उसमें से 0 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटी, तो जवाब आपको 3 से लेके 8 तक मिल जाएगा। सही है। ये भी एक तरीका है, मैनुअली मैंने आपको बता दिया, सम कर लो सबको। ये टेबल से कर रहे हो तो 0 से लेके 8 माइनस 0 से लेके 2, तो 3 से लेके 8 तक का तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब जाके डे टेबल में देखेंगे, एक तो हम 8 तक का सम देख लेते हैं और एक हम 2 तक का सम देख लेते हैं और दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 8 तक का सम जो है वो तो आ रहा है 0.9050 और 2 का सम आ रहा है 0.0271। 0.9050 में से 0.0271 हम माइनस कर देते हैं और 9050 माइनस कर देते हैं, 0.8779 जवाब आ गया। तो टेबल आपको जब दिया जाएगा जब सवाल में बहुत ज़्यादा लंबा डेटा होगा और उसके लिहाज से फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा, लेकिन अगर डेटा कम है तो यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला और आपको खुद सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट पार्ट एग्जैक्टली 5 सर्वाइव, 5 सर्वाइव करेंगे, तो इसमें टेबल की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 15। रैंडम वेरिएबल क्या है? 5, और प्रोबेबिलिटी आपको सक्सेस की 0.4 दी हुई है। तो NCX का फॉर्मूला जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो लगाकर हम सॉल्व कर लेंगे। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर 0.4 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगी। सही है। 0.1859, इसमें आपको टेबल की ज़रूरत नहीं है। इन दो में थी, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको टेबल दिया जाएगा, और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, आपको खुद सॉल्व करना होगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भाई चेन रिटेलर है और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसने मैन्युफैक्चरर से लिए हैं। मैन्युफैक्चरर ने बता दिया है कि इसमें डिवाइसेस जो आपने लिए ना, इसमें डिफेक्टिव होने का रेट, ये डिफेक्टिव रेट जो है उसकी परसेंटेज 3% है। तो ये हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पता चल गई है 0.03। सही है, यही हमें पी पता चल गया है यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी गिवन है सवाल में। अब एक इंस्पेक्टर ने रैंडमली 20 आइटम पिक कर लिए शिपमेंट के, जो भी लॉट था उसमें से 20 ले लिया, हमें नहीं पता कितना बड़ा लॉट था, यानी
टोटल ट्रायल्स कितने हो गए? 20। प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, देयर विल बी एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम अमंग दीस 20। एटलीस्ट एक तो डिफेक्टिव होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, सो ऑन, 20 भी के 20 हो सकते हैं डिफेक्टिव, लेकिन एटलीस्ट वन तो होगा। सो इट मीन्स कि हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में इंटरेस्टेड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, p प्रोबेबिलिटी ऑफ x रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में हम इंटरेस्टेड है। अब ये सवाल आप मैन्युअली करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, तो आप 1 से लेके 20 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल के सम करनी पड़ेंगी। ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 1 का मतलब ये है कि 1 से लेके ऑनवर्ड्स जहां तक आपको ये ट्रायल चल रहे हैं उन सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करो। ये सवाल अगर आप 1 माइनस एक्स लेस देन 0 कर ले, p 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1 कर ले, यानी 1 से छोटी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें 1 में से, तो 1 और 1 से आगे की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। और 1 से छोटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 की प्रोबेबिलिटी। तो अगर 1 में से आप 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो 1 और 1 से आगे की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। 0 की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको टेबल की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एनसीएक्स से। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है? टोटल प्राइस 20 है। एन सी एक्स कितना है? 0। सक्सेस की यानी आप डिफेक्टिव निकालने में इंटरेस्टेड हैं, एटलीस्ट 1 विल बी डिफेक्टिव, और आपको डिफेक्टिव की जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उस सक्सेस की आपको प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, पी 0.03 डाल देंगे, 0.023 टू द पावर एक्स। एक्स कितना है? 0। क्यू कितना हो जाएगा? जो भी सक्सेस होता है उसमें से 1 में से माइनस कर देते हैं पी को, तो क्यू आ जाता है, ऊपर आता है n माइनस एक्स। तो n टोटल 20 था, 20 में से 0 माइनस कर 20 आ गया। तो 0.4562 आपको खुद सॉल्व करना है, इसको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। पार्ट भी मैंने अभी नहीं कराया है, पार्ट भी लेकिन क्लास में नहीं कराया है, लेकिन मैं इस लेक्चर रिकॉर्ड करी तो बता सकती हूँ कि रिटेलर रिसीव्स 10 shipments in a month and the inspector randomly tests 20 devices per shipment। 10 शिपमेंट आई हैं हमारे पास, इट मीन्स कि हमारे ट्रायल्स अब कितने हो गए? 10 हो गए। और हर शिपमेंट में से 20 डिवाइसेस जो हैं निकाली जाती हैं और उनको टेस्ट किया जाता है। What is the probability that there will be 3 shipments containing at least one defective item? 3 शिपमेंट्स ऐसी हैं जिसमें एटलीस्ट एक डिफेक्टिव आइटम मौजूद है। 3 शिपमेंट्स ऐसी हैं। पहली बात यह है कि किसी भी ऊपर जो हमने सवाल किया है ना, ऊपर जो हमने सवाल किया है उसमें एटलीस्ट हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, वो निकाली है पर शिपमेंट। एक शिपमेंट है ना, उसमें से हमने पर शिपमेंट जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स, एक शिपमेंट में से हमने 20 आइटम पिक किए थे और फिर उनमें से एटलीस्ट 1 के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो आई थी 0.4562। अब पर शिपमेंट ही ये सवाल किया जा रहा है, लेकिन 3 शिपमेंट्स ली गई हैं, तो पर शिपमेंट एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि सवाल पहले से रिलेटेड है। तो ये जो पिछला सा है ना, क्योंकि अब आपने 10 शिपमेंट्स कंसिडर कर लिए, ये एक शिपमेंट का सवाल था, तो ये तो वन उसी के लिहाज से हो गया, 1 शिपमेंट पे सारा डेटा था। अब 10 शिपमेंट्स जो ऊपर वाली सवाल है, इस तरह के हमने 10 शिपमेंट्स ले लिए और हर शिपमेंट्स में से 20 हमने टेस्ट कर लिए। जैसे पहले एक शिपमेंट में टेस्ट किया था ना, अब 10 ले लिए, शिपमेंट में 20 टेस्ट कर लिए। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 शिपमेंट्स में जो है एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होगा, मतलब पूरा सवाल ऊपर वाला ही है, लेकिन अब 3 शिपमेंट्स पे टेस्ट करने हैं। सो टोटल वैल्यूज अब आपके पास ट्रायल्स यानी 10 शिपमेंट्स में टेस्ट कर रहे हैं, और आप जिस इंटरेस्टेड हैं अब 3 शिपमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए रैंडम वेरिएबल 3 हो जाएगा और हर शिपमेंट एक ट्रायल कहला रहा है, तो 10 शिपमेंट्स। अच्छा, पर शिपमेंट एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाल ली है, तो अब हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ये p बनेगी, 3 नहीं बनेगी, 0.03 नहीं बनेगी। 0.03 एक शिपमेंट के लिए, एक शिपमेंट के जनरली है, लेकिन पर शिपमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सॉरी, डिफेक्टिव होने की, वो हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब सवाल शिपमेंट के अंदर ही चल रहा है। पहले जनरल सवाल था, फिर उससे एक शिपमेंट ले ली, अब 3 शिपमेंट्स हमें 10 में से 3 शिपमेंट्स हमें लेनी है, तो जो शिपमेंट की प्रोबेबिलिटी आई ना डिफेक्टिव होने की, वो यहाँ इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। और टोटल आपके ट्रायल्स 10 हो गए, और उसमें से फिर हम 3 रैंडम वेरिएबल 3 ही हमारा, हम 3 शिपमेंट्स में ये देखना चाह रहे हैं एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव हो,
10.4562 और उस पर सवाल पूरा ही बाइनोमियल का डेटा लगा के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सही है। तो दिस इज हाउ यू, इस तरह से हम उसको करते हैं। इसी तरह से इम्प्योरिटी, ड्रिंकिंग वेल जो पानी पीने के कुएं होते हैं उनमें इम्प्योरिटी 30% होती है। रूरल एरियाज में ऑब्वियसली हम सबको तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या किया गया है कि 10 वर रैंडमली सिलेक्टेड, 10 कुओं को, ड्रिंकिंग वेल्स को हमने टेस्ट सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हमें बताना है कि एग्जैक्टली 3 वेल्स में इम्प्योरिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको सवाल मालूम करना है इम्प्योरिटी का, और इम्प्योरिटी की परसेंटेज भी आपको पता है। सक्सेस आपके लिए इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी एग्जिस्टेंस है, और इम्प्योरिटी का होना ड्रिंकिंग वेल्स में वो प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है। और 10 हमने सिलेक्ट किए, यानी ट्रायल्स हमारे 10 हैं, तो एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। आपको निकालना है 3 वेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी, 3 वेल्स में इम्प्योरिटी आने के चांसेस क्या है। तो ये x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी के लिए आप NCX करेंगे। n 10 है, 3 वेल्स के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, और 30% का मतलब ये है, सॉरी, कि ये 0.3 की पावर 3 हो जाएगा, और फिर फेलियर आप निकालते हैं 1 माइनस p करके, तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, और n माइनस x ऊपर आ जाता है, तो n 10 है और x 3 है, तो ये 0.2668 आ जाएगा। दूसरा पार्ट है मोर देन 3 वेल्स। मोर देन 3 वेल्स का मतलब ये है कि 10 में से 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो या तो आप इन सबको ऐड कर लें, सम करके, प्लस करके, या आप 1 में से माइनस कर दें। 3 तक सारे जो प्रोबेबिलिटीज है उनको, यानी 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, तो 3 से ऑनवर्ड्स की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी अगर आपने 1 में से 0 से 3 तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी। और फिर आपको मोर देन 3 यानी 4 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मिल जाएगी। अब 0 से लेकर 3 तक की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 आएगी पहले, फिर सॉल्व होगा, फिर 1 आएगी, फिर सॉल्व होगा, फिर 2 आएगी, फिर सॉल्व होगा, फिर 3 आएगी, सॉल्व होगा, तो 4 दफ़ा सॉल्व होगा। हर दफ़ा सॉल्व करके आप ये 4 वैल्यूज ले आएंगे और उनमें से माइनस कर देंगे। अब अगर आपके पास टेबल गिवन है n की वैल्यू 10 के लिए, क्योंकि अभी जो पिछला हमारा सवाल है ना, n की वैल्यू 15 के लिए दिया हुआ था, n की वैल्यू 10 के लिए अगर आपको टेबल गिवन है, तो आप उससे ये डायरेक्टली 0 से 3 का सम देख सकते हैं, 3 तक का सम, और वो डाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सवाल अगर आप बगैर, अगर आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, तो इट मीन्स आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30% इम्प्योर है, वही 10 वेल्स हमने लिए हैं, और 6 आर फाउंड टू कंटेन द इम्प्योरिटी। 6 के लिए आपको निकालना है, 10 रैंडम ट्रायल्स किए आपने, वही 30% इम्प्योरिटी रूल है कि 30% में इम्प्योरिटी होती है, तो 10C6 कर लेंगे, और 0.2 1 माइनस 0.3 कर लेंगे, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, और 0.0368। उसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 वेल्स जो हैं वो आपने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, और 6 उनमें से, सॉरी, 6 उसमें से इम्प्योरिटी आए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3.68% है कि 6, अगर तुमने 10 में से 6 वेल्स ले लिए हैं, तो उनके यानी चार चार 3 उनके 4% चांसेस हैं कि भाई वो कॉन्टेमिनेटेड या उनमें इम्प्योरिटी हो सकती है। तो ये तो ज़्यादा इम्प्योरिटी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कि 4%। अगर तुमने 10 में से 6 ले लिए और उनमें भी 4% चांसेस हैं, तो भाई अगर ज़्यादा वेल्स हुए, ज़्यादा कुआं हुए, तो इम्प्योरिटी होने के चांसेस तो और बढ़ जाएंगे। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सवाल को ना, वैसे ही थियोरेटिकली कि क्या मतलब होगा इस 0.0368 का, लेकिन डेटा कैसे पुट करना है, आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप ये स्लाइड्स पढ़ लेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे क्लास में पूछ लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो बाकी 2 से 3 वो दी हुई डिस्ट्रीब्यूशंस अगले लेक्चर में मैं वो रिकॉर्ड करके दे दूंगी। सो टू हैव अ class and a lecture with you soon inshallah.